नमस्कार बच्चों। यूपी ट्रिपल पेट का जो हिस्ट्री का सिलेबस कवर कराया जा रहा है उसमें आज एक नया टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, हर्षवर्धन या वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। तो इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं उसे देख लेंगे और हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे, क्योंकि यही सिलेबस का जो पार्ट है हर्षवर्धन ही है। तो चलिए आज का जो क्लास है वर्धन वंश शुरू करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। तो सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। सामान्य परिचय में पृष्ठभूमि, उद्भव व राजवंश। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें पुष्यभूति वंश का के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, जब गुप्त वंश समाप्त हुआ तो कुछ छोटे छोटे जो है साम्राज्य स्थापित हुए। ठीक है, तो उसमें पुष्यभूति वंश जो था सबसे विशाल साम्राज्य के रूप में बाहर उभर के आया। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कौन कौन से गुप्त वंश के पतन के बाद कौन कौन से साम्राज्य। मैत्रिक, मौरिक, ठीक है, और पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ जो साम्राज्य थे यही उभर के आए थे। उसमें से पुष्यभूति वंश जो था ये सबसे विशाल साम्राज्य के रूप में उभर के आया था। तो देख लेते हैं और आगे देखते हैं। संस्थापकों में प्रारंभिक स्थिति क्या थी पुष्यभूति वंश की। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूत था। इसकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। ठीक है, थानेश्वर कहाँ है? वर्तमान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सैन्य उपलब्धियां क्या थी? पुष्यभूति वंश ने पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र में बर्बरहुओं को पराजित करके अपनी स्थिति अत्यधिक मजबूत की थी। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता के जन्मदाता प्रभाकर वर्धन, प्रथम प्रभावशाली शासक। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। इसने परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज जैसी गौरवशाली उपाधियां धारण की थी। ठीक है, कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक विवरण देख लेते हैं थोड़ा। प्रभाकर वर्धन की पत्नी महारानी यशोमती थी। इनसे दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री उत्पन्न हुई। ठीक है ना, तो प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र पुत्रियां थी? दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। अब वैवाहिक स्थिति देख लेते हैं और राजनीतिक संबंध देख लेते हैं। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौरिक राजा ग्रहवर्मा के साथ संपन्न हुआ था, जिसने मौरिक व वर्धन वंश में सुदृढ़ मैत्री संबंध जो है स्थापित हुए थे। जो राजश्री थी इनका विवाह किसके साथ हुआ था? मौरिक वंश था, उसके राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था, जिससे शादी के कारण क्या हुआ था? मौरिक और वर्धन वंश था, इनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है, राजवर्धन एवं राजनीतिक संकट। देवगुप्त का आक्रमण। मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ग्रहवर्मा की हत्या का समाचार पाकर राजवर्धन ने मालवा पर आक्रमण किया और देवगुप्त को मार डाला। ठीक है, देवगुप्त क्या किया था? इनकी बहन को, इनके जो जीजा थे, जीजा कौन थे? ग्रहवर्मा, इनकी हत्या करके इनकी बहन को क्या किया था? कारागार में डाल दिया था। तो जब इनको सूचना मिली तो जाके क्या किए? मालवा पे आक्रमण करके जो देवगुप्त की हत्या कर दिए। ठीक है ना, और उसको मार डाले। फिर अब आगे देखते हैं क्या होता है। देवगुप्त के मित्र बंगाल के गौड़ नरेश शशांक ने विश्वासघात एवं छल कपट का सहारा लेकर राजवर्धन की हत्या कर दी। अब जो देवगुप्त का मित्र थे शशांक, नरेश शशांक, ठीक है, उन्हें विश्वासघात और छल का सहारा लेकर राजवर्धन की ही हत्या कर दी। विशेष तथ्य देख लेते हैं। गौड़ नरेश शशांक शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। ठीक है, इसने बोधगया स्थित प्रसिद्ध बोधि वृक्ष को कटवाकर नदी में फेंकवा दिया। जो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को ही कटवा के क्या किया था शशांक ने? नदी में फेंकवा दिया था। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। 16 वर्ष की आयु में राज्यारोहण हो गया था इनका। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात विकट परिस्थितियों में 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गए। ठीक है ना, उपाधियां, अन्य नाम देख लेते हैं हर्षवर्धन के। हर्ष को इतिहास में शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने किसकी सम्मानजनक उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक नरेश। ठीक है, कन्नौज विजय और राजधानी परिवर्तन के बारे में देख रहे थे।
हर्ष ने गौड़ शासक शशांक को पराजित कर कन्नौज पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। प्रशासनिक सुविधा हेतु कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया, ठीक है ना। नर्मदा का युद्ध। हर्ष के दक्षिण भारत अभियान के दौरान हर्ष को चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर घमासान युद्ध हुआ। क्या हुआ? घमासान युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई, ठीक है ना। जब हर्ष ने दक्षिण भारत अभियान का दौरान जो चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया, तो वहां इनकी क्या हुई? हार हुई थी। कश्मीर विजय व युद्ध बुद्ध दंत अवशेष, ठीक है। हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति का परिचय देते हुए कश्मीर के शासक से भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। चीन के साथ कूटनीतिक संबंध। हर्ष ने 641 में अपना एक कूटनीतिक राजदूत चीन भेजा। इसके जवाब में चीन के सम्राट ने 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत हर्ष के दरबार में भेजे थे, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन। ह्वेनसांग की उपाधियां। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। तो ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? क्या क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्यमुनि, ठीक है ना। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछता है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। यात्रा का मुख्य उद्देश्य। ह्वेनसांग की जो यात्रा थी भारत, वो मुख्य उद्देश्य। ह्वेनसांग भारत आने का मुख्य उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र कर चीन ले जाना था, ठीक है। यात्रा वृत्तांत ह्वेनसांग का देख लेते हैं। अपनी यात्रा वृत्तांत का संपूर्ण विवरण उसने अपनी ग्रंथ सीयू की में प्रस्तुत किया है। ग्रंथ का क्या नाम था? सीयू की। उसने राजस्थान के भीनमाल शहर की भी यात्रा की थी, ठीक है। भीनमाल शहर, राजस्थान के भीनमाल शहर में भी गया था। नालंदा विश्वविद्यालय 637 ईस्वी। ह्वेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा महाविहार गया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये लाइन याद करिएगा आप लोग, इनका नाम याद कर लीजिएगा, आचार्य शीलभद्र। पूछ देता है कि जब ह्वेनसांग नालंदा पहुंचा तो नालंदा के कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र। महायान शिक्षा का केंद्र। सम्राट हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध प्रधान केंद्र था, ठीक है। धार्मिक नीति महामोक्ष परिषद। धार्मिक परिवर्तन। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी शिव का परम भक्त था, किंतु ह्वेनसांग के प्रभाव में आने के पश्चात उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा पूर्ण बौद्ध बन गया, ठीक है ना। पहले जो हर्षवर्धन थे, हर्ष थे, वो भगवान शिव के उपासक थे, ठीक है। बाद में ह्वेनसांग के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। प्रयाग की महामोक्ष परिषद। हर्ष के शासनकाल में प्रयाग, इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में प्रत्येक 5 वर्ष में एक विशाल धार्मिक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया, ठीक है। 5 वर्ष, हर 5 वर्ष, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्ष के शासनकाल में इलाहाबाद में हर 5वें वर्ष क्या गया, एक धार्मिक समारोह आयोजित किया जाता, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग की उपस्थिति। चीनी यात्री ह्वेनसांग स्वयं प्रयाग में आयोजित 6ठे महामोक्ष परिषद समारोह में सम्मिलित हुआ था। ये भी लाइन पूछ देता है एग्जाम में। साहित्य, कला एवं विद्वानों का संरक्षण देख लेते हैं। दरबारी कवि बाणभट्ट। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि थे। उन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों हर्षचरित, कादम्बरी की रचना की। तो बाणभट्ट की रचना ध्यान में रखिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी है। बाणभट्ट के गुरु का नाम भरचू था, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। सम्राट हर्ष की रचनाएं। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की। पहला कौन सा था? प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा नागानंद, ठीक है। 3 रचनाएं थी हर्षवर्धन की, तो देख लेते हैं कौन कौन है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ध्यान में रखिएगा। और कुछ जनश्रुतियां हैं। कवि धावक से संबंधित जनश्रुति है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धावक नामक कवि ने सम्राट हर्ष से भारी धन या पुरस्कार प्राप्त करके अपने 3 नाटक थे, हर्ष के नाम से प्रकाशित करवा दिए, ठीक है। कहा जाता है कि जो 3 नाटक जो हर्ष लिखे हैं, ये
धावक नामक जो कवि था, इसकी रचनाएं हैं। इसने पैसा लेके हर्ष से और क्या किया था, प्रकाशित करवा दिया हर्ष के नाम से। एक जनश्रुति है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो हर्ष की रचना है, तो आप लोग ये मार दीजिएगा। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है, हर्ष की। हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, अधीनस्थ शासक व मंत्री। हर्ष के अधीनस्थ शासकों में महाराज या अथवा महासामंत कहा जाता था। ठीक है, अधीनस्थ शासक जो थे महाराज या महासामंत कहा जाता था। उनकी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को सचिव या अमात्य कहा जाता था। जो मंत्रिपरिषद थे उनके मंत्रियों को सचिव या अमात्य कहा जाता था। साम्राज्य का विभाजन या भुक्ति व विषय, प्रशासन समाज जो छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, तो उनका नाम क्या था, तो क्या बोला जाता था उसे के बारे में देख लेते हैं। प्रशासन हेतु साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, साम्राज्य क्या था, प्रांतों में, छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का प्रशासक राजस्थानी या उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। प्रत्येक जो भुक्ति या साम्राज्य का प्रांत था उसके प्रशासक को क्या, राजस्थानी, उपरिक या राष्ट्रीय कहा जाता था। ठीक है, हर्षचरित में प्रांतीय शासक हेतु लोकपाल शब्द आया। ठीक है ना, लोकपाल का युग हर्षचरित में यूज हुआ एक बार लोकपाल शब्द का। जिला व तहसील स्तर, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, जिन्हें विषय कहा जाता था, और इसका प्रमुख विषयपति होता था। विषय के अंदर कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ठीक है, आज समय जो तहसील है उसे उस समय पाठक के रूप में कहा जाता था। तो विषय के अंतर्गत कई पाठक आया करते थे। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई देख लेते हैं। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम शासन के प्रधान अधिकारी को ग्रामाछपटलिक कहा जाता था। क्या, ग्रामाछपटलिक कहा जाता था। ठीक है, हर्ष के अनुसार प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, हर्ष चरित जो लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा, उसके अनुसार प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से। प्रधान सचिव को भिंड कहा जाता था। प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। ठीक है, और अश्व सेना का प्रधान जो होता था कुंतल कहलाता था। गज सेना या हाथी सेना का जो प्रमुख स्कंद गुप्त कहलाता था। जो साधारण पुलिसकर्मी होते थे भाट कहलाते थे या चाट कहलाते थे। ठीक है, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी जो हुआ करते थे उन्हें दंडपासिक या दांडिक कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारी जो हुआ करते थे बृहदेश्वर बोला जाता था उन्हें। ठीक है, पैदल सेना का उच्च अधिकारी जो हुआ था बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहलाते थे। ठीक है, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहलाते थे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। आर्थिक जीवन व्यापार में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। कृषि एवं सिंचाई साधन, हर्षचरित में कृषि सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप या रहट का संक्षेप उल्लेख मिलता है, जिससे कृषि उपज समृद्ध थी। जिससे ये जो सिंचाई के साधनों की वजह से क्या थी, कृषि उपज समृद्ध थी। तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, हर्षचरित में। प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र देख लेते हैं। हर्ष के शासनकाल में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जबकि ह्वेन-त्सांग के अनुसार वाराणसी रेशम वस्त्रों के निर्माण का मुख्य केंद्र था। ध्यान में रखिएगा, वाराणसी किसके लिए फेमस था, रेशमी वस्त्रों के निर्माण के लिए, और मथुरा सूती वस्त्रों के लिए। दो लाइन याद कर लीजिएगा। चीन में भारत का नाम, चीन के जो लेखक इतिहासकार थे किस नाम से भारत को पुकारते थे या लिखते थे अपने साहित्यों में, उसे देख लेते हैं। प्राचीन काल में चीनी लेखकों और इतिहासकारों ने अपने साहित्य में भारत का उल्लेख इंतु या थियांतु नाम से किया है। ठीक है, इंतु या थियांतु नाम से उल्लेख भारत का मिलता है। चीनी इतिहासकारों के द्वारा साहित्य में इंतु या थियांतु नाम यूज किया गया भारत का। अंतिम हिंदू सम्राट की संज्ञा। ठीक है, हर्षवर्धन को इतिहास में भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। यद्यपि वह न तो कट्टर धार्मिक शासक था, धर्मांध शासक था, और न ही संपूर्ण भारत का एकमात्र शासक था। ठीक है ना, कट्टर नहीं होने के बावजूद भी इनको क्या हिंदू शासक, क्या अंतिम हिंदू शासक बोला जाता है। तो आज का क्लास यही था। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो कवर करा दिए गए, तो देख लीजिएगा आप लोग। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हर्षवर्धन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कवर करा दिया गया है। तो एक बार देख लीजिएगा। फिर से जो पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड करके फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देख के आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीडीएफ शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए,
और लोगों से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा अपना भाटिया परिवार है, जो भाटिया क्लासेस का परिवार है, इसको और बड़ा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।